उत्तराखंड की हर खबर पर एबीपी गंगा की लगातार नजर है और इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे सुबह की हर हलचल और यूपी उत्तराखंड की सियासत में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। चलिए बिना देर के करते हैं शुरुआत गंगा सवेरा की। और चले गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही हैं नाम। अभी चाचा शिवपाल यादव की भाजपा से नजदीकी की चर्चाएं खत्म नहीं हुई कि इसी बीच रामपुर के सपा कार्यालय से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी सामने आने लगी है। शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान के ऑफिस से अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की आवाज उठी है। दरअसल रामपुर में आजम खान के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद खान उर्फ शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने कहा कि सीएम योगी के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए। ये बात सही है और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान को बलि का बकरा बना दिया। और इतना ही नहीं, फसाद खान ने यह भी कहा कि अखिलेश ने हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। वो अब तक आजम खान से मिलने जेल भी नहीं गए। चुनाव में जो 111 सीट आई वो हमारी वजह से आई, फिर भी अखिलेश हमारे नहीं हुए। आजम खान के कुनबे से अखिलेश पर पलटवार। सीएम योगी के बयान को बनाया निशाने का हथियार। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ईमानदारी से क्या है। चाचा शिवपाल यादव की अखिलेश से नाराजगी की अटकलें जब आसमान पर है, ठीक तभी समाजवादी पार्टी के भीतर आजम खान के करीबियों की तरफ से अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला जाने लगा है। और आप दूसरे पहलू में रखते हैं कि मोहम्मद आजम खान साहब से जेल में मिलने महज देखभाल में आप जेल में मिलने आप आजम खान साहब से जेल में मिलने करते हैं। क्या ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान साहब कैसे कहा, क्या ये मान लिया जाए? खबर रामपुर से आई है, जहां आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद खान और शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ही सीधे निशाना साधा है। फसाद खान ने सपा के बैनर तले ये बातें कही। फसाद खान के आरोपों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने सीएम योगी के उस बयान को सही ठहराया है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम भी लेना चाहते हैं। भाई, आपने अपने रक्षण के बारे में बताया, आतंकवादियों के विरोध थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा ठिकाना अब्दुल ने ले लिया है। दरी भी अब्दुल उठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। आजम खान के करीबी फसाद खान ने जिस मीटिंग में ये बात कही उसमें सपा के रामपुर के कई नेता मौजूद थे। बैठक में मशकूर अहमद उर्फ मुन्ना, सपा के एमएलसी प्रत्याशी, नगर अध्यक्ष आसिम राजा और आजम खान के कई दूसरे समर्थक भी मौजूद थे। इन सब के सामने आजम खान के मीडिया प्रभारी ने जब अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा तो सबने तालियां बजाई। कोरोना का टीका आजम खान साहब ने इसलिए लगवाया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगाऊंगा, नतीजा ये होगा कि मौत के मुंह में चले गए आजम खान साहब और आपकी हमारे सभी गांवों से आजम खान साहब ने मुन्ना भाई ने बताया। इस बयान से साफ है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के भीतर खास तौर पर आजम खान के समर्थकों के बीच सब ठीक नहीं। बगावत की चिंगारी जब आजम खान के खेमे से ही सामने आने लगे तो बात और भी बड़ी हो जाती है। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। आज लखनऊ कोर्ट में मुर्तजा की पेशी होगी। दरअसल हमले के आरोपी मुर्तजा की आज 7 दिन की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आज जांच एजेंसियां मुर्तजा को लखनऊ कोर्ट में पेश करेंगी और रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग कर सकती हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि एटीएस के अलावा कई जांच एजेंसियां मुर्तजा से पूछताछ करने में लगातार जुटी हैं। मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन से लेकर हर एक राज से पर्दा उठने को तैयार है। अब आज खत्म हो रहा है जो रिमांड है मुर्तजा का। अब कोर्ट में आज पेशी होनी है, ये कहा जा रहा है। इसकी उम्मीदें ज्यादा हैं कि जो एटीएस है वो रिमांड की अवधि को या फिर बढ़ाने के लिए बोल सकती है और इसको लेकर मांग कर सकती है। ये बड़ी जानकारी। अब देखिए, गोरखपुर में हमले के आरोपी मुर्तजा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज लखनऊ कोर्ट में मुर्तजा अब्बासी की पेशी होगी और ये कहा जा रहा है आज उसकी खत्म हो रही है कस्टडी रिमांड। तो कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग हो सकती है यूपी एटीएस की तरफ से और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। इसके पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। एटीएस पहले से पूछताछ कर रही है, एनआईए की टीम भी पूछताछ कर सकती है। 3 सदस्यीय एनआईए की टीम मुर्तजा से कर सकती है पूछताछ। ये भी ताजा अपडेट है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले कस्टडी मुर्तजा की बढ़वाई जा सके, यही कोशिश होगी। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, क्योंकि मुर्तजा मामले में लगातार एक के बाद एक कनेक्शन खुल रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही है। इस बीच में आज कोर्ट का भी रुख करने वाली है टीम, तो क्या रिमांड बढ़ाई जा सकती है? इस तरीके की स्थिति दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, मुर्तजा से बहुत सारी जानकारियां अभी हासिल करनी है, इसलिए उसकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी। 7 दिन की रिमांड मिली थी जब वो गोरखनाथ मंदिर पर हमला करते हुए पकड़ा गया था। मौके पर ही उसको गिरफ्तार किया गया था। पहले समझा जा रहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, पागल है, लेकिन बाद में जब उसके मोबाइल फोन कॉल्स और डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले गए, ऐसी चीजें सामने आई जिसमें आतंकी कनेक्शन भी उसका सामने आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके नेपाल जाने के दौरान बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो किसी न किसी तरह से साजिश में शामिल थे। एटीएस ने और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जो प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जो संवेदनशील जगह हैं वहां उसके आने जाने की पुष्टि हुई है। उसके बाद से उसके पास अयोध्या, मथुरा, काशी और जो मंदिर हैं धार्मिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील हैं, वहां के नक्शे मिले थे। इसके बाद ये जांच पैन इंडिया हो गई और अब जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो उसके जो नेपाल कनेक्शन है, कनाडा में वो जाना चाहता था, सीरिया को उसने पैसे भेजे थे, यानी पूरा ओवरऑल कई कंट्रीज में उसका जहां पर आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जहां से रेडिकलाइज किया जा रहा है, उन देशों में जांच पहुंच चुकी है। इसलिए केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। तो अब बहुत सारी चीजें जानकारी में जुटानी है, तथ्य सामने नए आए हैं, उसके आधार पर जो जांच होनी है उसके लिए मुर्तजा की रिमांड अवधि को और बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज उसकी 7 दिन की रिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये रिमांड चूंकि गोरखपुर में अभी एटीएस को ट्रांसफर हुआ है केस और गोरखपुर से ही रिमांड मिली थी, इसलिए आज उसको एटीएस की टीम गोरखपुर ले जाएगी, वहां पर कोर्ट में पेश करेगी। वहां से जो रिमांड की जो अवधि ये माना जा रहा है कि 7 दिन की और रिमांड मांगेंगे। 7 दिन की रिमांड मिलने के बाद उसको लखनऊ लाया जाएगा और यहाँ से पूछताछ का सिलसिला आगे जारी रहेगा। जी ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए भी। और संभावना यही ज्यादा है कि मुर्तजा की जो रिमांड अवधि है उसको बढ़ाया जाए और जो भी कनेक्शन अभी तक निकल करके सामने आए हैं उन पर उससे और जानकारी ली जाए। और अगली खबर अब आजमगढ़ से है, जहां आज पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड का फैसला आने वाला है। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको दे दे, सीपू हत्याकांड का फैसला आ जाएगा। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में फैसला आने वाला है और सीपू हत्याकांड में आरोपी है ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू। तो आज फैसला आने वाला है, बेहद अहम दिन है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में आज फैसला आएगा। और आपको हम ये भी बता दें कि मामला 2013 का है, जब घर के पास खड़े पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके बड़े भाई ने कुख्यात अपराधी कुंटू समेत दर्जन भर आरोपियों को नामजद किया था। और आज इस पूरे मामले में फैसला आएगा। ये कहा जा रहा है पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में फैसला आना है और सीपी हत्याकांड में आरोपी है ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू। सीएम योगी को लेकर गोरखपुर से इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें, आज गोरखपुर से लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ जाने से पहले लगाएंगे जनता दरबार। गोरक्षपीठ के हिंदू सेवाश्रम में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जनता दरबार के बाद लखनऊ के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी।
आपको बता दें कि पहले सीएम योगी का रामनवमी पर ही लखनऊ जाने का कार्यक्रम था। सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर आए थे, लेकिन वो आज जनता दरबार के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वैसे तो कल ही जानकारी थी कि मुख्यमंत्री लखनऊ वापस हो सकते हैं, लेकिन जानकारी अब ये है, ताजा अपडेट ये है कि आज जनता दरबार लगाने के बाद, लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यूपी के लाखों युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिलने वाली है। पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटी योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है, जिसके तहत दिसंबर 2021 में शुरू की गई फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना फिर से शुरू होने जा रही है। और छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना को सरकार ने प्राथमिकता में रखा हुआ है। और आज लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, जहां पर आईटी गर्ल्स कॉलेज में स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण होगा। दरअसल 100 दिन की कार्ययोजना में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण को भी शामिल किया गया है। लक्ष्य ये रखा गया है कि 100 दिन के भीतर 9,74,000 स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। योगी सरकार 2.0 में छात्रों को आज से मिलने लग जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। अब फिर से मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, टैबलेट उनको दिया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। वहीं दोबारा सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अगले 100 दिन की कार्य योजना पर खुद मुख्यमंत्री की निगाहें हैं। मंत्रियों के बाद अब सभी विभागों के अपर प्रमुख सचिव से प्रेजेंटेशन मांगा गया है और इसके लिए आज से इसकी शुरुआत भी हो रही है। अब 13 अप्रैल से बारी बारी सभी विभागों के अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे और अगले 100 दिन का प्लान क्या है विस्तार से वो समझाएंगे। दरअसल पहले मुख्य सचिव ने सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सीएम योगी के सामने ये प्रेजेंटेशन रखा था, जिसमें ज्यादातर योजनाओं पर बात भी हो चुकी है, साथ ही प्राथमिकता भी तय कर दी गई है। अब सीएम योगी सीधे विभागों के अपर प्रमुख सचिवों के प्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो देखिए, मंत्रियों को भी अपने विभागों का ब्यौरा देना होगा, रणनीति क्या है वो बतानी होगी। अब अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जा रही है, वो भी बताएंगे कि क्या उनकी कार्य योजना है, उसके लिए उनकी रणनीति क्या है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये मुख्यमंत्री को बताना होगा। विभागों के अपर प्रमुख सचिवों के हिस्से ये जिम्मेदारी आई है। दीपा, बिल्कुल। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, बढ़ चुकी हैं, आप मान लीजिए। अब याकूब कुरैशी और परिवार के 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस की दबिश तेज हो चुकी है और फरार याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम के अलावा दोनों बेटों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तेजी से काम कर रही है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए 2 सीओ और 8 दरोगा की टीम को लगाया गया है। दरअसल हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी के बेटे का अवैध मीट प्लांट चल रहा था। बिना अनुमति के, बिना परमिशन के चल रहे इस मीट प्लांट के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट चल रही थी। इस पूरे मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड पर अवैध मीट फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहां बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग का काम होता पाया गया था। करीब 5 करोड़ रुपए का मीट बरामद हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी सनुज जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सनुज, बताइए, अब इस तरीके से याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें, ये कहा जा रहा है कि बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पूर्व मंत्री रहे हैं और बसपा के कद्दावर नेता हैं याकूब कुरैशी। उनके और परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पुलिस लगातार दबिश दे रही है और याकूब कुरैशी फरार हैं। अब चूंकि इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, पुलिस ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। लगातार कई टीमें गठित कर दी गई हैं। 2 सीओ और 8 दरोगाओं के नेतृत्व में कई टीमें गठित कर दी गई हैं, जो लगातार याकूब कुरैशी के गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। फिलहाल जो पूरा परिवार है वो यहाँ मेरठ से कहीं बाहर जाकर छिप गया है, लेकिन कहाँ है यही पुलिस जो है अपनी तफ्तीश कर रही है और जानकारी जुटा रही है। पूरा इस पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरठ में हापुड़ रोड है और हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी के जो बेटे हैं इमरान, उनका मीट प्लांट है, उनका मीट प्लांट है। और इस मीट प्लांट पे चूंकि 2019 में ही इसको बंद कर दिया गया था, मानक पूरे नहीं थे, तमाम चीजें थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो मीट प्रोसेसिंग यूनिट है वो चलाई जा रही थी और जो मीट था उसको यहाँ पर पैक करने का काम किया जा रहा था, जो पूरी तरीके से अवैध था।
पुलिस प्रशासन, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तमाम ऐसे विभाग थे, उन सब की एक टीम गठित करके जब छापा मारा गया तो पता चला कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो मीट है वो वहां पर प्रोसेस किया जा रहा था। इस मामले में जो याकूब कुरैशी है, उनके बेटे इमरान कुरैशी, उनके चलिए, बहुत शुक्रिया सनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर है। बैंक लॉकर से कीमती गहने गायब होने का ये मामला है। लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने में आकर शुभम मालवीय ने खुद सरेंडर किया, जानकारी ये है, और पुलिस ने कस्टडी रिमांड में लेकर लॉकर इंचार्ज से पूछताछ शुरू कर दी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 9 लॉकर से करीब 3 करोड़ के गहने गायब हुए थे, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ था। अब लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और थाने में आकर शुभम ने खुद सरेंडर किया है। पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर लॉकर इंचार्ज से पूछताछ की जा रही है। सेंट्रल बैंक में 9 लॉकर से करीब 3 करोड़ के गहने गायब हुए थे। इस मामले में देखिए, शुभम मालवीय ने सरेंडर कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैंक लॉकर से कीमती गहने गायब होने का ये पूरा मामला है। लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाने में खुद शुभम मालवीय पहुंचा और उसने सरेंडर किया। और अगली खबर अब मेरठ से है, जहां बागपत रोड पर कार और बाइक की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 कार सवार और 2 बाइक सवारों की जान गई है। यह हादसा कुराली गांव के पास हुआ। बाइक से टकराने के बाद बेकाबू कार हाईवे से नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार सवार देवरानी जेठानी की मौत हो गई थी, तो बाइक सवार मां बेटे की भी जान चली गई है। बताया ये भी जा रहा है कि सभी मृतक बागपत के रहने वाले थे। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो मेरठ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार सवार लोगों की जान गई है। टक्कर के बाद हाईवे से नीचे ये कार गिरी थी। कार सवार देवरानी जेठानी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई और हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। मां बेटे की भी, इस जो बाइक सवार थे उनकी भी जान गई है, ये कहा जा रहा है। जबरदस्त ये हादसा हुआ और हादसे में बागपत के 4 लोगों की जान चली गई है। ये चारों लोग बागपत के रहने वाले थे, कार सवार, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई और 2 लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। उस वक्त ये कहा जा रहा है जो बाइक सवार थे उनकी भी जान गई है। 4 जनों की हुई है, जो 2 बाइक पे थे और 2 गाड़ी में थे। 4 जनों की, जिनमें 3 लेडीज हैं और एक 21-22 साल का लड़का है। घटना किस जगह की है? ये नदी के पास की है जी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में शनिवार को एमएलसी चुनाव की वोटिंग हुई और अब हर किसी को नतीजों के लिए 12 अप्रैल का इंतजार है और ऐसे में प्रत्याशी भी स्ट्रांग रूम के बाहर दिखाई दे रहे हैं। देवरिया से सपा प्रत्याशी कफिल खान का स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो वहां पर लगातार डटे रहने और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज रामनवमी भी थी और आज कुरान भी खत्म हो गई।